नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हुमरा। आज बड़ी बहस में बात करेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब झारखंड में जल्दी विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने आज सूबे में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव 5 चरणों में होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इन चुनाव की घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में पहले चरण का मतदान 30 नवंबर को, दूसरा 7 दिसंबर को और तीसरा चरण 12 दिसंबर को, चौथा 16 दिसंबर को और पांचवा 20 दिसंबर को होगा। वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 13 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, दूसरे में 20 सीटों पर, तीसरे में 17, चौथे में 15 और पांचवें में 16 सीटों पर मतदान होंगे। आपको बता दें, झारखंड में 81 सदस्यों वाली विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है। 2014 झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 37 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 19, झारखंड विकास मोर्चा 8, कांग्रेस 6। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इन चुनाव की घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में पहले चरण का मतदान 30 नवंबर को, दूसरा 7 दिसंबर को, तीसरा 12, फिर उसके बाद चौथा 16, 20 को होना है। वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 13 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, दूसरे में 20 सीटों पर, तीसरे में 17, चौथे में 15 और पांचवें में 16। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ खास मेहमान भी हैं रजनीश जी, और उन्होंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर हम बता सके, जरूर आपको डिटेल में हम आगे बताएंगे, क्योंकि हमारे जो सहयोगी मृगांक हैं, प्रभाकर हैं, वो आपको डिटेल में जानकारी देंगे। फिलहाल जो मेरे साथ खास पैनल है, नवरत्न गुप्ता है भाजपा नेता, रजनीश भारद्वाज हैं वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही प्रभाकर कुमार हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और मृगांक होंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में बताएंगे कि जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, और थोड़ा सा और डिटेल में उनसे पूछेंगे। मृगांक, सबसे पहले हम आप ही का रुख कर रहे हैं, जरा सा और डिटेल में अगर आप इंफॉर्मेशन हमें दे पाएं झारखंड चुनाव के बारे में। तो लेकिन बिल्कुल मैं इस वाइज आपको बता सकता हूँ, इस वाइज में जो है पहले 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव होना है और उसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है 6 तारीख से शुरुआत हो जाएगी और 6 तारीख से शुरुआत हो जाएगी और जो लास्ट डेट है विड्रॉल का वो 16 तारीख को, 30 नवंबर को यहाँ फर्स्ट फेज में पोलिंग होगा। सेकंड फेज के अंदर 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और यहाँ 7 दिसंबर को पोलिंग होगी और तीसरे फेज में लगभग 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और यहाँ 12 दिसंबर को पोलिंग होगा जी। फोर्थ फेज के अंदर 15 जो है सीट्स हैं, असेंबली सीट्स हैं, इसमें 16 तारीख को, और जो अंतिम चरण रहेगा, 5वां चरण रहेगा, उसमें 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 20 तारीख को उसका पोलिंग मतदान होगा और 23 तारीख को मतगणना होगी। अब मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूं कि 13 सीटें फर्स्ट फेज में कौन कौन सी आ रही हैं। देखिए, 13 सीटें जो फर्स्ट फेज में हैं वो छतरा, ये रिजर्व सीट है, एससी सीट है, गुमला एसटी, बिष्णुपुर एसटी सीट है, लोहदरगा, मनिका, लेथर, पनकी, डाल्टनगंज, रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गरबा और भुवनपुर, ये जो सीट्स हैं, ये 13 सीट फर्स्ट फेज की हैं। सेकंड फेज में लगभग 17 सीट्स हैं और बाहर गोरा, घटशिला, पोटका, जगसलाली, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगतपुर, मनोहरपुर, चक्रारधरपुर, खरवासन, तमार, टोपरा, मंडार, सिसई, इस तरह से ये सारी सीट्स हैं सिलसिलेवार जो इलेक्शन कमीशन ने कही है। महत्वपूर्ण बात देखिए इस बार जो रहने वाली है वो ये है कि जो पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल इस बार किया है इलेक्शन कमीशन ने, बोला है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज में लोग लगे हुए हैं वो प्लस डिसेबल्ड जो विकलांग लोग हैं वो अगर चाहें तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी शुरुआत हो रही है बैलेट पेपर की, अगर ये लोग चाहें तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी कितनी रहेगी, जो है कितना उसका क्वांटम रहेगा, कितने नंबर्स रहेंगे,
वो शेयर नहीं किया गया है, वो भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है। लेकिन साफ तौर पे कहा गया है कि 19 जिले हैं, 19 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। 19 जिले जो है प्रभावित है नक्सल के आतंकवाद से। इसके अलावा 13 जिले हैं जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। उसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाई गई है। और ये भी सवाल उनसे पूछा गया था कि जब राजनीतिक पार्टियां मांग कर रही थी कि 5 फेसेस के अंदर चुनाव क्यों कराया जा रहा है, हो सकता था, तो साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सारी जो प्रक्रिया की गई है उनसे बातचीत करने के बाद ही की गई है। उसमें उसका जी मृगांक बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका हम रुख करते हैं। रजनीश भारद्वाज जी, आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? और जो मृगांक ने जानकारी दी कि जिन एरियाज में जहां जहां पहले या दूसरे पड़ाव पर चुनाव होने वाले हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने जो कहा वो अभी कहीं बात नहीं। झारखंड में जब भी चुनाव की तिथियां हमेशा यही पैटर्न रहता है, तो वो वहां के उग्रवाद प्रभाव को देखते हुए ही की जाती है। दूसरी बात ये है कि इसमें एक हिस्सा आज ये भी है कि चूंकि वहां का जो, जिसको आप अभी महागठबंधन जैसा कुछ एक टर्म दे रहे थे पिछली बार हम लोग, तो ये विपक्ष की पार्टियों का आपस का जो द्वंद्व है वो भी अभी उतना ही खड़ा है। वो ऐसा नहीं कि वो मिल गए हैं बिल्कुल। तो उनके भी कुछ रुचि को ध्यान में रखते हुए और प्रशासन की ओर से एक सुरक्षित चुनाव का संचालन हो सके, इन चीजों को, ये तीनों पक्ष हैं जिसकी वजह से ये बदलाव यात्रा क्या बदलाव ला पाएगी क्या? बदलाव ऐसे नहीं आएंगे। बदलाव के लिए बड़ा आवश्यक है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो चाहे विपक्ष की हो या सत्ता पक्ष की, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसी हो जो आम जन तक पहुंच सके और उनके वास्तविक प्रश्नों का उत्तर दे सके। ये प्रक्रिया ना सरकार कर रही है ना ही विपक्ष कर रहा है। वहां अभी हाल में मैं काफी समय बिता कर आया हूं, 1 हफ्ता करीब, तो वहां जहां भी मैंने देखा सरकार के प्रति एक विरोध भी है, लेकिन उसके बाद उनको नहीं दिखता कि उनके सामने कोई दूसरा ऑप्शन भी दिखता है। लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान रामेश्वर उरांव को देकर एक आदिवासी कार्ड खेला है, तो ये एक फायदे में जा सकता है। ये थोड़ा फायदा लाएगा, एक तरीके का ये तुक्का है। अगर लड़ गया तो लड़ गया, इसका कोई ऐसा निश्चित प्रभाव होगा ये मुझको अभी तक तो नहीं दिख रहा। चलिए, एक तीसरा सवाल रजनीश जी आपसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया, क्या उतना प्रभाव पड़ेगा? उतनी जागरूकता और उतना विरोध करने का एक जो उसका प्रवाह, यानी उसकी जो क्षमता होती है, वो झारखंड में नहीं है। ठीक है, इसलिए झारखंड प्रभावित तो होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अभी वनांचल क्षेत्र में एक आध चुनाव ऐसे हुए हैं कि जहां उनके मुख्य स्ट्रेटेजिस्ट ने वहां के ऑफिशियल उम्मीदवार जो थे उनके विरुद्ध काम किया है। ये असंतोष उनके कार्यकर्ता के स्तर पर भी है जो अभी सत्ता में दल है, लेकिन वो फिर कितना प्रभावी उस समय होते हैं या उनको कितना मना लिया जाता है ऊपर के नेतृत्व के द्वारा, इस पर निर्भर करेगा आगे का क्या। ठीक है, आगे हम मुद्दों पर भी बात करेंगे, राजनीतिक उठापटक पर बात करेंगे, और साथ ही ये कि कुछ जो विधायक गए हैं तो उनके बारे में जरूर बात करेंगे, जो दरबंदू रहे हैं उनके बारे में। फिलहाल नवरत्न गुप्ता जी कैसे देखते हैं? अब तो चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, देखिए तारीखों का ऐलान हो गया। हुमरा जी, निश्चित तौर पर जो अभी वहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, रघुवर दास जी जिस सरकार को लीड कर रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र में मोदी और प्रदेश में रघुवर दास, तो निश्चित उस पर पार्टी ने अपनी नजर बना रखी है और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और आने वाले समय में, जैसे अभी आज हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि आज या कल में इलेक्शन कमीशन की एक मीटिंग होगी, तो इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर बार की तरह इस चुनाव को भी 5 चरणों में कराने का, जैसे आपने देखा होगा कि नक्सलवाद सारा एरिया है पूरा, वहां पर ज्यादा वोट डालने नहीं देते हैं लोगों को नक्सलवादी, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए निश्चित चुनाव आयोग ने जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसको 5 चरणों में कराने की। इजरायली एजेंसी जो है वो कितना काम इसमें कर पाएगी? क्योंकि चुनाव में बहुत एक्टिव हमें दिखाई दे रही है ये एजेंसी। नहीं, देखिए जो अब भाजपा, अब कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है के नाते बारे में, ठीक है, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा या वहां पर कोई चेहरा या रिपोर्ट कार्ड जो सरकार का रहेगा? सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है निश्चित उसको तो प्राथमिकता दी ही जाएगी, और बाकी सब हमारे मोदी जी सर्वसर्वा रहते हैं, तो उनके नाम के आगे जो केंद्र का काम दिखता है, जैसे अभी लास्ट टाइम भी मैं आपके साथ बैठा था तो मैंने बताया था, जो हर एक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार का, रजनीश जी ने जैसे कहा कि जनता नाराज है, खफा है, वो आपके पास आएगी जरूर, क्योंकि शायद उसको सामने जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उसको नहीं लगता कि वहां वोट देना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप क्या करेंगे? एक बदलाव यात्रा भी शुरू हो चुकी है वहां। देखिए, बदलाव यात्रा, एकजुट भी है। बदलाव यात्रा जो
अब जब भाजपा ने अपने सिस्टम को एक बना करके जो प्रदेश अध्यक्ष के हाथों में जो कमान सौंपी है, निश्चित उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। 30 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा इन 5 चरण के चुनाव में। और आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो विपक्ष हमेशा करता रहता था कि इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहा, अभी मैं आप ही के चैनल के माध्यम से देख रहा था कि इस बार पहली बार उन्होंने कुछ ऐसे नक्सलवाद प्रभावित एरिया हैं, क्षेत्र हैं, जहां पर बैलेट पेपर से, जहां पर लोग ज्यादा बुजुर्ग हैं, जिनको पढ़ने में समझने में एक कठिनाई रहती है, तो उन जगहों पर उन्होंने एक बैलेट पेपर का भी पहली बार काफी लंबे समय के बाद जो एक देखने में आएगा कि पहली बार उस बैलेट पेपर यहां 370 होगा क्या, या मुद्दों पर बात होगी? देखिए 370 तो एक 370 प्रदेश का मुद्दा है क्या हुमरा जी? मैं वही बात बोल रही हूँ, ये तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। 370 पूरे भारत देश का मुद्दा है। आप देखिए पूरे विश्व में जहां पर आप इमरान खान जब एक बौगलाए हुए हैं, तो 370 तो मुद्दा रहने वाला ही है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और स्थानीय मुद्दे तो रहेंगे, स्थानीय मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। 370 और हमारे प्रधानमंत्री, यही मुख्य मुद्दा रहेंगे। दूसरा, वहां आप ये देख लें कि आज उग्रवाद उतनी बड़ी समस्या नहीं है जहां की आपको संघर्ष की स्थिति आए, लेकिन फिर भी आप उस उग्रवाद के नाम पर, लोग असंतुष्ट हैं, उग्रवाद के नाम पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनावों की व्यवस्था कर रहे हैं। वहां ऐसा आप बहुत दिनों से आप नहीं सुने कहीं कहीं की कोई घटनाएं हो, वरना मुख्यतः उग्रवाद का लगभग उनको शांत किया जा चुका है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करेंगे, बहिष्कार कराएंगे, ऐसी हैसियत में तो अभी है नहीं वो। ठीक है, लेकिन अब अपनी सुविधा या अपने चुनाव को अपने तरह से मैनेज करने के लिए चरण बनाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। ऐसा आपको लगता है? जी जी बिल्कुल। ठीक है प्रभाकर, रजनीश जी और अभी नवरत्न गुप्ता ने जो कहा, तो इस बार बीजेपी के अंदर तो बहुत ही कॉन्फिडेंस यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष के बारे में आप क्या कहेंगे, वहां के मुद्दों के बारे में क्या कहेंगे? हाल में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसका असर कितना होगा? क्योंकि रजनीश भारद्वाज जी कह रहे हैं कि उतना असर वहां पर नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल कमोबेश अगर देखें तो समीकरण क्या बनते हुए दिखाई देते हैं? बिल्कुल उमरा, आप देखें हरियाणा में कुछ सीटें कम थी, झारखंड ज़्यादा थी, लेकिन आप देखें कि 75 प्लस का टारगेट लेकर बीजेपी चली थी और 40 पर अटक गई है। और यही स्थिति झारखंड में। देखिए झारखंड में 2014 में जब चुनाव हुए थे तो रघुबर दास को बीजेपी ने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था, और 2019 में जब चुनाव हो रहे हैं तो पहले ही घोषित कर दिया गया है कि रघुबर दास मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आपको याद होगा यहां पर अर्जुन मुंडा को, देखिए बदलाव, दूसरे को ऊपर ये आरोप लगाना कि वो जाति की राजनीति कर रहा है, आपने भी आदिवासी चेहरा अर्जुन मुंडा को केंद्र में मंत्री बनाया है, लेकिन 2014 से 2019 तक अर्जुन मुंडा चुनावी परिदृश्य से गायब थे क्योंकि वो चुनाव हार गए थे। तो देखिए हमें यह लगता है कि हरियाणा से बीजेपी सबक लेगी। और मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया था, टिकटॉक स्टार को चुनाव लड़ाया, क्या हुआ आपने देखा। हरियाणा से सबक अवश्य अमित शाह लेंगे, क्योंकि ये कहा गया कि हरियाणा में अपने ही लोगों ने अपनों को निपटाया, और फिर वहां भी तो 370 पर आप चुनाव लड़े, क्यों बहुमत नहीं मिल पाई। तो हमें लगता है कि देखिए झारखंड की स्थिति काफी अलग है। वहां पर संथाल परगना का इलाका है जहां पर हेमंत सोरेन काफी मजबूती में है। पिछली बार भी इन्होंने काफी जोर लगाया था, लेकिन आप देखिए पिछली बार भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। बाबूलाल मरांडी की पार्टी को बीजेपी ने तोड़कर अपने में मिलाया, फिर बहुमत मिला। तो आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोहरदगा से विधायक सुखदेव भगत, बरई से कांग्रेस विधायक मनोज यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहरागौड़ा से विधायक कुणाल सानगी, ये लोग जो गए हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा असर डाल पाएंगे? क्या ये बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, बहुत पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, तो असर इनका कुछ पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात बता रहा हूं, मुझको लगता है कि शायद इनके आपस का जो संघर्ष है वो अभी कहीं स्थिरता तक या समझौते तक बात नहीं पहुंची हुई दिखती है। और शायद ये अपने अपने क्षेत्र में, अपने कंस्टिट्यूएंसी में काफी जोर लगाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये वहां रघुवर दास की सत्ता हटाने के लिए संघर्ष करेंगे, वैसा संगठन इनके बीच दिखता तो नहीं है। हाँ, रघुवर दास की समस्या क्या है कि उनके दल के कार्यकर्ता, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं की बात कह रहा हूं, वो साफ ये बात करते हैं कि काफी ऑटोक्रेटिक चीफ मिनिस्टर है हमारे, उनसे मिलने के लिए हमें कई समय तक, यानी पखवारों तक समय नहीं मिलता है मिलने के लिए। तो अगर इस तरीके का सत्ता का वो केंद्र बन जाए जो ऑटोक्रेसी का, तो उसमें कार्यकर्ता ही उनके क्षुब्ध अगर शांत हो गए या ढीले पड़ गए तो उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। तो ये प्रभाकर कह सकते हैं कि एक नई तरह की राजनीति है कि दूसरी पार्टी से नेता ले आओ और उसके बाद चुनावी मैदान में जाओ। बिल्कुल, आपने काम किया 5 साल,
फिर आप सुखदेव भगत जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ला रहे हो, जेएमएम के नेता को ला रहे हो, आरजेडी के नेता को ला रहे हो। और देखिए ये जो कर रहे हैं वहां पर भी रघुवर दास और सरयू राय में मुख्यमंत्री हैं और वो कैबिनेट मंत्री हैं, 36 का आंकड़ा है। वो बयान देते हैं अपने सरकार के खिलाफ। वो सरयू राय कहते हैं कि रघुवर दास सरकार में भ्रष्टाचार है। तो आप देखें जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं है, आप भी कहां एकजुट हैं। अर्जुन मुंडा के घर पर काली पूजा होती है, वहां पर रघुवर दास जाते हैं, सरयू राय जाते हैं, सरयू राय कहते हैं कि अर्जुन मुंडा ज्यादा अच्छे हैं। तो ये कहना कि विपक्ष एकजुट नहीं है, हम एकजुट हैं, ये देखने का आपका नजरिया है। इसी बात को संक्षेप में, टाइम की कमी है जी। देखिए हुमरा जी, निश्चित जो एक जैसे अभी इन्होंने बाबूलाल गौर के बारे में इनका जो अभी हम रघुवर दास जी के बारे में बात कर रहे थे, रघुवर दास जी का बताया। देखिए जो डबल इंजन की सरकार समर्थन लेकर के वहां पर अभी हमने पिछले 5 साल एकदम सफल सरकार चलाई है, इसमें आपको भी पता है कोई कठिनाई रही नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे अभी रजनीश जी ने बताया, जो एक मोदी जी के नेतृत्व के साथ में प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रख करके ये चुनाव लड़ा जाएगा। और जो दूसरी पार्टियों के प्रभाकर जी भी बता रहे थे, आप नहीं दोहराएंगे ये कहना निश्चित। देखिए कुछ ना कुछ तो पार्टी का कोर कमेटी हमारा पूरा कोर ग्रुप बैठा है। बहुत कमी है हमारे पास। रजनीश भारद्वाज जी हमारे साथ बने हुए हैं, नौरत्न गुप्ता हैं, प्रभाकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।